नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में। और आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गाइस। उठ जाइए और अब वास्तविकता में जाग जाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह भारत के युवा प्रेरणा स्रोत थे, वो एक बात कहा करते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो और जो लक्ष्य आपने अपने जीवन में बनाया है उसकी प्राप्ति तक नहीं रुको, चाहे कुछ भी हो। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है आज की शानदार क्लास में। और कल आपने जो पहली क्लास मेरे साथ में अटेंड करी दीवानजी 2.0 बैच के अंतर्गत, उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप आगे चलते हुए देखेंगे कि हिंदी इंटरेस्टिंग से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो हिंदी है उसको हम मोस्ट इंटरेस्टिंग की श्रेणी में लेते हुए चले जाएंगे। हर एक चीज आप बहुत ही प्यारे ढंग से सीख रहे होंगे। आप जल्दी से आ जाइए, मुझे अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की स्माइल देखने का बड़ा शौक है। क्योंकि कोई भी काम अगर दुखी मन से किया जाता है तो उसमें मजा नहीं आता। तो एक बार मुझे आपकी स्माइल दिख जाए, फिर उसके बाद हमारे शानदार सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हर एक बच्चे की स्माइल दिखाई देनी चाहिए मुझे, हर एक बच्चे की, चाहे थोड़ी हो, बहुत ज्यादा हो, प्यारी सी हो, बट हर एक बच्चे की स्माइल मुझे दिखनी चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा, ये मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप सबको पता है कि आज हमारी वर्णमाला का सेशन 2 है और आज हम उन प्रश्नों तक भी पहुंच जाएंगे जहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से मेरे एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। हम लोगों ने कल वर्णमाला का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे और आज संख्या से हमारा डिस्कशन शुरू होगा। देखो, ये हमारा दीवानजी 2.0 बैच है और इसकी जो क्लासेस हैं वो कल यानी कि 12 तारीख से शुरू हुई थी। आज 13 तारीख है और 14 तारीख है, यानी ये डेमो के रूप में, एक नमूने के रूप में आपके समक्ष पेश की जा रही हैं और यहीं से ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी। 12 तारीख का डेमो आप देख चुके हैं, आज 13 और 14 यानी कि आज और आने वाले कल में ये आपको YouTube पर मिलेगी। 15 तारीख में ये क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। कुछ बच्चों की यह समस्या रही कि यह क्लास एप्लीकेशन पर नहीं चली, तो 3 दिन ये यहीं पर चलेंगी, उसके बाद चौथे दिन ये YouTube वहां पर आपके एप्लीकेशन पर जाएगी और ये पहली वाली 3 क्लासेस भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये आज और कल, क्योंकि कल तो समय बीत चुका है। वैसे इसका मूल्य 799 है, ये 639 रुपए में आपको 13 और 14 तारीख में मिल जाएगा। ये सब इसकी विशेषताएं हैं जो कल मैंने आपको बताई थी। आप इसको ले कैसे सकते हैं? तो बाबू, आप इसको बड़ी सरलता से ले सकते हैं। RWF ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर ऐसे ये आपको हेडर दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहां आ जाएंगे, या आप पेड क्लासेस में भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देन बाय नाउ, देन ये 799 का आएगा, तो यहां पर अप्लाई कूपन आप लोग कर देना। अप्लाई कूपन करने के बाद UPP20 जैसे ही आप डालेंगे तो एकदम जादू होगा, 799 से 639 आ जाएगा। बाय नाउ करके आप इसको अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं। और हम आने वाले 3 महीने में पूरी हिंदी यानी 37/37 को कवर कर चुके होंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। सुबह 9 बजे हिंदी चल रही है, 10 बजे रीजनिंग, और उसके बाद 11 बजे मैथ्स है, 1 बजे पॉलिटी एंड हिस्ट्री। तो आपने देखा होगा पॉलिटी एंड हिस्ट्री में पॉलिटी पहले अजीत सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास है जो आरुषि मैम करा रही हैं, उसके बाद 3 बजे हो रही है, 5 बजे आपके केशपाल सर क्लास ले रहे हैं, देन कंप्यूटर चलेगा। और आज से 13 तारीख से आपको यह क्लास श्री सोनवीर सर द्वारा भी दिखाई देगी, स्टैटिक जीके की। बहुत मजा आपको आने वाला है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए चीजें लाया हूं, बट इनको समय के अनुसार दिखाया जाएगा। अब गंभीरता से मेरी बात सुने और जानने का प्रयास करें। मैं 1-2 चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं उससे पहले, जिससे हम क्लास शुरू करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, तो हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जस्ट वेट फॉर 1 और क्लास, है ना। मेरे साथ 1-2 क्लास आप रहिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से चीजों को पढ़ाता हूं। और
किस तरह से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा फोकस समझाने पर ज्यादा रहता है, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो और चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो प्यारे, हम लोग वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बैठें और चीजों को समझें। वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। और हमने इसके बारे में बहुत सम्यक चर्चा करी, बड़ी प्यारी चर्चा करी। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आपसे एक बात पूछी जाएगी बाबू, आपसे एक बात पूछी जाएगी। यहां पर एक चीज जो आपको बतानी है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई एक इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। हिंदी की वर्णमाला में ऐसे, हिंदी में पहला क्वेश्चन तो बनेगा हिंदी में वर्णों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक तो हिंदी में वर्णों की संख्या बताइए, क्या करिए, हिंदी में वर्णों की संख्या बताइए, संख्या क्या है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में, बहुत ध्यान से सुने, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, एक इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। और बाबू एक क्वेश्चन बनता है हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो इनसे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये तीनों की तीनों बातें एक ही होती हैं। क्या कि हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी की वर्णमाला में वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। तो यहां से हम खेल शुरू करते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, जो चीज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वहीं पर आपको चलना है, वहीं पर आपको देखना है। अब देखो, ध्यान से सुनना है। अब अगर हम इसका उत्तर यहां से देना शुरू करें, तो एक बात आपको बहुत गंभीरता से जान लेनी है, बहुत गंभीरता से समझ लेनी है। क्या कि वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में, आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी बात कही कि सर इस तरह से चीजों को करें जिससे नोट्स बने। जिस तरह से मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप कम से कम स्पेस में और बेहतर से बेहतर नोट्स बना सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात आपको सुननी है। हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या में अब से पहले आप लिखते थे 52। हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या जो आपको लिख देनी है प्यारे, अब से पहले लिखते थे आप कितने, 52। बट अब क्या है, अब 52 नहीं है, ठीक है, अब 52 नहीं है। अब आपको एक तरह से लिखना है, या तो आप लिख लो 52+1, ठीक है, 52+1, क्योंकि अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक वर्ण जिसका नाम क्या है, विशिष्ट व्यंजन, जिसको अड़ कहा जाता है, ठीक है, 52+1 कह लो, या आप इसको 53 कह सकते हो, बात दोनों में एक ही है। देखो, अब वह पेपर में 52 नहीं देगा, यदि 52 देता है तो वो फंसाने का काम करता है। आपको 53 पर ही क्लिक करना है। और 52+1 यूं, क्योंकि ये अभी जुड़ा है, नया है, तो आपको ये संरचना भी देखने के लिए मिल सकती है पेपर में। अगर 52+1 हो और 53 ना लिखा हो तो इसी पे आप जाएं, खाली 52 पे ना जाएं, ठीक है। तो 52 को तो अब बिल्कुल भूल जाना है, या तो 52+1 लिखा दिखाई देगा, और ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपको 53 लिखा हुआ दिखाई देगा। ये एक में क्या जुड़ा है, तो एक में क्या जुड़ा है, ये अड़ है, क्या है बाबू, ये अड़ है, ये इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह। ये है आपका विशिष्ट व्यंजन जो जुड़ा है। जैसे आपने देखा होगा, ये कहां यूज होता है ज्यादातर, ये वाला जो अड़ है ये यूज होता है आपके हरियाणा में, हमारे ये जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, ये आपका दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे आप काले को कहते होंगे काला, अरे ये तो काला है, अरे तू तो बिल्कुल काला लग रहा है भाई। और हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काड़ा, ठीक है, आप समझो, काला और काड़ा, ठीक है, काड़ा है ना, काड़ा, ये भाई है ना, कौन कवै बहू काले की, काले की नहीं, आप सुना हरियाणवी गाना, इतने कौन कवै बहू काले की, काले की नहीं, तो काला नहीं काड़ा, ये ध्यान रखें। अब आइए एक तरफ चलते हैं और इसकी संख्या के निर्धारण की तरफ चीजों को बढ़ाते हैं। अब हमने देख लिया कि वर्णों की संख्या जो है बाबू वो कितनी है, वर्णों की संख्या जो है बाबू वो कितनी है, वो 53 है। हम सीधे सीधे अब ये लिखेंगे। अब आप कहोगे कि मास्टर जी हमको ये बताओ कि वर्णों की संख्या 53 कैसे हुई, कैसे हुई।
तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से। देखो, सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे यहां पर स्वर, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे स्वर, और बाबू यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट खेल शुरू होता है, क्योंकि इस स्वर शब्द ने और इसकी गिनती ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, और वो बच्चे अपने घर बैठे हुए हैं। स्वरों की संख्या के बारे में बड़ा खेल किया भर्ती बोर्ड ने जब एक प्रश्न दिया। देखो, धैर्य से हम लोग चलेंगे यहां पर, यहां हम जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। ये आपका 60,244 का पेपर है, ठीक है बाबू, जो इससे पहले भर्ती हुई है 60,244। इस भर्ती का बाबू यह प्रश्न, इस भर्ती का यह पेपर है, और पेपर का यह प्रश्न है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा दिखाई दे रहा है हिंदी वर्णमाला में। देखो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था ना। देखो, भाषा क्या है, हिंदी वर्णमाला में। वो पूछता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, उस तरह से पूछ रहा है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बाबू इसने दिया है 13, इसने दिया है 11, इसने दिया है 12, और इसने लिया है 10। एक बार मुझे उत्तर दे के बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू क्या चीज होनी चाहिए यहां पर, क्या चीज हमको यहां पर लगानी चाहिए? 13 लगाना चाहिए, 11 लगाना चाहिए, 12 लगाना चाहिए, 10 लगाना चाहिए। ये एक्चुअली में आंसर की जब हम लोग सॉल्व करवा रहे थे तो हमारे द्वारा इसका उत्तर 11 लगाया गया था, क्योंकि 11 ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि भाई 11 है। पर बाबू एक बात बताऊं, भर्ती बोर्ड ने इसमें धोखा कर लियो। भर्ती बोर्ड ने कहा कि मैं 11 नहीं मानूंगा, मैं 11 नहीं मानूंगा, मैं तो 13 मानूंगा। भर्ती बोर्ड ने 13 माने। भर्ती बोर्ड ने कितने माने? 13 माने। अब मैं गंभीरता से एक बात बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में दोबारा से रिपीट होता है तो होते तो 11 ही हैं। देखो, सच्ची बात तो ये है, होते तो 11 ही हैं। जो 2 ये जोड़ रहा है वो अयोगवाहों को जोड़ रहा है, अंग और अह, है ना, अनुस्वार और विसर्ग को जोड़कर इसने 13 यहां पर बना दिए हैं। तो अब अगर पेपर में आएगा तो बाबू आपको 11 सेलेक्ट नहीं करना है, आपको 13 सेलेक्ट करना है। क्यों? आप बोलोगे सर अगर उसने इस बार 11 मान लिया तो हम पकड़ लेंगे भर्ती बोर्ड को, छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि भाई तुमने पिछली भर्ती में 11 मान लिया था, अब की भर्ती में पिछली भर्ती में तुमने 13 मान लिया था, अब क्या 11 मान रहे हो? बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तो फिर हमारे पास एक मौका बन जाएगा कि अगर भर्ती बोर्ड मनमानी करेगा तो फिर हमारे पास और भी रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात को सत्य सिद्ध करवा सकते हैं। तो ये बात मैं आपको दिखाता हूं, ये बात मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, क्या कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, देखो ऐसा ही नहीं है कि कोई भी अपने मन से उठ करके आ जाएगा और कुछ भी बोल देगा, कुछ भी लिख देगा, ठीक है, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी लिख देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर आप यहां पर एक पॉइंट लिखो कि स्वर क्या है, तो एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय है जो पूरी की पूरी हिंदी की मानकीकरण, यानी हिंदी के स्टैंडर्ड क्या होंगे, वर्णों को किस तरह से लिखा जाएगा, कितने वर्ण होंगे, संख्या क्या होगी, इस आधार पर चीजें जाएंगी। तो केंद्रीय आपका हिंदी निदेशालय के अनुसार अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कितने हैं, हिंदी निदेशालय के अनुसार, आप नोट्स भी बनाते जाएं मेरे साथ, अनुसार अनुसार स्वर कितने हैं, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार बाबू स्वर 11 ही बताने हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ये एक के मानक हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, ये मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंकों के बारे में है, और ये आप चाहें तो जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और उसने जब यहां पर बात बोली है तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मेरे बाबू कि उसने यहां पर कुल स्वरों की संख्या कितनी बोली है, 11 बोली है, 11 बोली है हिंदी निदेशालय के अनुसार। क्योंकि उसने क्या बोला है, ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ और औ, इनको अगर आप गिनेंगे तो 11 हो जाएंगे। और बाबू ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, इसको अनुस्वार कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है, ये अयोगवाह हैं, इसको इसने काउंट नहीं किया है। पर भर्ती बोर्ड ने जो ये खिचड़ी पकाई है उसमें इन्होंने क्या माना है, इन्होंने इसमें 13 माना है। तो एक क्वेश्चन, एक पॉइंट यहां पर यह भी लिखा जाता है कि परंपरागत आधार पर, परंपरागत 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 आधार पर, परंपरागत आधार पर, परंपरागत आधार पर जो स्वर हैं, जो स्वर हैं
वो क्या है, वो 13 हैं। वो कितने हैं, 13 हैं। कैसे कैसे, तो 11 तो ये हो गए और 2 अयोगवाहों को जोड़ दिया जाता है। ये 2 कौन से हैं, ये अयोगवाह हैं। अभी समझाऊंगा एक एक चीज कि अयोगवाह क्या होता है। तो अयोगवाह में 2 आ गए आपका, एक तो आ गया अंग और एक आ गया बेटे आपका अह। तो इसने 11, और ये 11 कौन से रहे, ये 11 आपके रहे जो अभी अभी हम देख करके आए। मैं ऊपर लिख देता हूं, आपका ए, आपका आ, उसके बाद ई, उसके बाद ये ई, ऊ, ऊ, री, ए, आय, ओ और औ। ये क्या है, ये आपके 11 हैं। इस बात को ध्यान करें, काउंट कर लें तो आ जाएगा। अब हमारे सामने क्या बात है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार 11 परंपरागत। अब ये परंपरा आगत, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दीर्घ संधि हो रही, परंपरा। तो कौन सी परंपरा की बात हो रही है, यहां पर परंपरा की बात हो रही है, क्योंकि आप जानेंगे इस बात को कि हिंदी का जो विकास है मेरे प्यारे, वो संस्कृत से हुआ है। कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। और संस्कृत से विकास पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी आई है। तो जो लिपि देवनागरी संस्कृत की है, वही लिपि हिंदी की भी है। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है या संस्कृत की जो देवनागरी लिपि है, उसमें अयोगवाह को यानी अंग और अह को भी किसमें माना जाता है, स्वरों में माना जाता है। यानी देवनागरी लिपि में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 हो जाएगी। इस आधार पर, इस परंपरा के आधार पर यहां पर 13 माने जाते हैं, जो 11 + 2 हैं। तो पेपर में अगर आएगा तो आपको क्या बताना है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को कि अगर पेपर में पूछे, ये आपको बहुत सा पेपर में स्वरों की संख्या पूछे तो 13 ठोकनी है, बस बात खत्म। स्वरों की संख्या पूछे, आपके नोट्स बनाने में सरलता रहेगी। संख्या पूछे तो कितनी बतानी है, 13 बतानी है, बस बात खत्म। क्योंकि ये हमारा PYQ भी है और हम इसी आधार पर फिर चैलेंज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो 11 ठीक है हमारे। अब मोटा मोटा हम लेकर के क्या चल रहे हैं, यहां पर ये क्वेश्चन आ गया कि 13 है, पर आप खेल अब समझते जाइए क्योंकि हमको 53 की गिनती करनी है भाई। तो यहां पर 11 तो ये आ गए। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे दूसरे आ जाते हैं ये अयोगवाह। अब क्योंकि हम गिनती कर रहे हैं, अब पेपर में आने के बारे में स्वरों को 13 बता देना है। अब हम अयोगवाहों की बात कर रहे हैं। तो अयोगवाह हैं कितने, 2 हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, अंग है और अह है। ठीक है, अंग है और अह है। उसके बाद हमारे व्यंजनों में आ जाएगा हमारे स्पर्श व्यंजन। इनकी एक एक की व्याख्या करी जाएगी बहुत अच्छे ढंग से। स्पर्श व्यंजन, और मेरी बात जो मैं बोलूंगा उसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि वर्णमाला क्रिस्टलन क्लियर होने के बाद संधि चुटकी में खत्म। इस बात का ध्यान रखना। आगे आपको उपसर्गों में, प्रत्ययों में, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत मदद मिलने वाली है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको बतानी है 25 बतानी है। इनको समझाएंगे 25 कैसे है। मैं फिर भी बता देता हूं कि 5 वर्ग हैं, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। कचट तप सुना होगा आपने। और हर एक वर्ग में कितने होते हैं बेटे, हर एक वर्ग में 5 होते हैं, और 5 × 5 = 25, जहां तक मुझे गणित आता है। तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो क से लेकर म तक आपके कितने हो जाते हैं लाला, 25 हो जाते हैं। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पर आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से आ जाते हैं बाबू, अंतस्थ व्यंजन। अंतः स्थित, जो अंतः मतलब बीच में, मध्य में, स्थित, स्थ मतलब स्थित हैं, किसके, स्पर्श व्यंजनों के और आगे आने वाले ऊष्म व्यंजनों के। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 4। और ये कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं बाबू आपके य, र, ल और व। ये 4 हमने और गिन लिए। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। 5वें नंबर पर अंतस्थ के बाद आपके आ गए ऊष्म व्यंजन, जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनके सब नाम मैं आपको समझाऊंगा। ये आपके ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी लाला 4 हो जाती है। और ये कौन कौन से हैं, ये है श, ये है आपका श, ये है आपका स, और ये है आपका ह। ये आपके 4 आ गए। बहुत बढ़िया, बधाई हो मेरे भाइयों को। उसके बाद हम जो चलते हैं 6वें नंबर पर, 6वें नंबर पर जो चलते हैं वो आ जाते हैं आपके द्विगुण व्यंजन।
वो आपके क्या आ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, जिनको ताड़नजात व्यंजन या जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये हैं आपके दो। और इसमें क्या क्या आ जाता है लाला, इसमें आपका आ जाता है ये अड़ और आपका अढ़, ये दो आपके और आ गए। चलो बहुत शानदार, आगे और इधर चलते हैं। 7वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, 7वें नंबर पर आपके आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन। क्या आ जाएंगे, संयुक्त व्यंजन आपके आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन आपके आ जाएंगे। इनकी संख्या भी आपकी 4 है, इनकी संख्या भी आपकी 4 है, जिसमें क्ष, जिसमें त्र, जिसमें ज्य, इसको ज्य भी बोल देते हैं, जिय भी बोल देते हैं, क्योंकि ज और इय के मिलने से इसका निर्माण होता है। और उसके बाद आपका श्र आ जाता है, श और र के मिलने से। उसके बाद 8वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, 8वें नंबर पर अब आपके आ जाएगा विशिष्ट व्यंजन। कौन सा आ जाएगा, विशिष्ट व्यंजन आपका आ जाएगा। और विशिष्ट व्यंजन कौन सा है हमारा, विशिष्ट व्यंजन है हमारा एक, जो कि है अड़, जो कि क्या है, अड़। अब तुम्हारी गणित की परीक्षा मैं लूंगा, गणित का तुमको बताना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पेपर में स्वर आए तो वो तो 13 है, वो तो अलग बात है, अब उसको हटा दो यहां से। अब हम टोटल गिनती करते हैं, टोटल गिनती करते हैं, ठीक है। अब इनको गिनो आप बहुत ध्यान से। 11 है ना, मैं एक बार ये हाईलाइट कर दूं इससे, जिससे आपको गिनती करने में सरलता रहे। तो सबसे पहले 11, 11 और 2 कितने होते हैं बाबू, 11 2 हो जाते हैं 13। 13 और 25 जोड़ेंगे कितने आएंगे, तो 25 और 10 35 और 3 38। 38 और 4 कितने हो जाते हैं, लगाते जाते हैं निशान। 38 और 4 हो जाते हैं 42। 42 और 4 कितने हो जाते हैं बाबू, 42 और 4 हो जाते हैं 46। 46 और 2 कितने हो जाते हैं आपके 48। 48 और 4 कितने हो जाते हैं बाबू आपके 52। और 52 और 1 कितने हो जाते हैं बाबू, 53 हो जाते हैं। तो क्या हम जीत गए, क्या हमारी बात सही हुई। तो 53 कैसे हुए, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन। तो ये 52 + 1 या 53 हो गए हैं। करो थम्स अप। यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझे लिख भेजो। करो थम्स अप, करो फटाफट। मजा आया। अब मैं आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा, तुरंत यहीं से तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेकर के चलने वाला हूं। बहुत शानदार, वाह क्या कहने मेरे बच्चों के, क्या कहने मेरे बालकों के, मजा आ गया। अब देखो यहां पर वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो डायरेक्टली, अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, बहुत शानदार, कि भाई स्वरों की संख्या कितनी है। अब तक तो हम 11 बताते चले आ रहे थे, पर अब आप हमको अयोगवाहों को जोड़ते हुए 13 बता देने हैं, क्योंकि उसने पिछले वाले पेपर में मान लिया है। तो स्वरों की संख्या 13 हो गई, अयोगवाह जोड़ लिए। अब वो पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बोलना पड़ेगा 25 है। उसके बाद पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। द्विगुण कितने हैं, तो 4 हैं। संयुक्त कितने हैं, तो 4 हैं। विशिष्ट हैं तो कितने हैं, 4 हैं। एक क्वेश्चन वो बड़ा प्यारा बनाएगा आपसे, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से पूछने की कोशिश करेगा कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहां पर आप नोट्स में इसी तरह लिखें कि भाई मूल व्यंजन कितने हैं, कितने, क्षमा चाहता हूं एक मिनट। हाँ, आपको पूछेगा कि भाई मूल व्यंजन कितने हैं बाबू, ये बताओ कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। मूल व्यंजन, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है जड़। तो ऐसे ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनसे बाकी सारे व्यंजन लगभग तैयार होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल व्यंजन कितने हैं। तो ये मूल व्यंजनों में आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। और अगर आप इनकी गिनती करने चलो तो 25 और 4 कितने होते हैं, 29। 29 और 4 कितने हो जाते हैं बाबू, 33 हो जाते हैं। तो अगर पेपर में एग्जामिनर पूछ ले कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो आपको बता देना पड़ेगा मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। और एक क्वेश्चन आपसे और बनाएगा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, जिसको हम स्पेशली यहां पर इस किनारे हाईलाइट कर देते हैं, जिससे एक ही स्लाइड पे हमारा, अरे क्या हो रहा है भैया, ये ना चाह रहा हम पढ़ लें, हाँ ये नहीं चाहता है।
एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर बना लेते हैं कि भाई मूल व्यंजन तो वो हो गए जिनसे बाकी सब बन रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे ये जो आपका वहां बन रहा है क्ष, ये क और श से मिलकर बन रहा है, ये त और र से मिलकर बन रहा है, ये ज्य ज और इ से मिलकर बन रहा है, ये श्र श और र से मिलकर बन रहा है। ये द्विगुण व्यंजन है, ये ड और ढ में नुक्ता, ये नीचे वाली जो बिंदी है। अगर देखो ध्यान से, एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक चीज समझाता हूं। अगर ये लिखा है तो ये अलग है, ये लिखा है, ये लिखा है तो अलग है, ये लिखा है तो अलग है। इन तीनों में अंतर करना आपको आना चाहिए। ये है क ख ग घ ङ, ये क्या है ङ, क वर्ग का पंचमाक्षर है ये क्या है ङ, जिसके पेट पे बिंदी धरी है, क्या, जो ऐसे चलता है, पेट पे बिंदी धर गा, ऐसे जो ऐसे चलता है, पेट पे जिसके बिंदी धरी है ये अंग है। ये है डमरू, डिग 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 डिग, डमरू है ये वाला ड, और ये है अड़, पहाड़, अड़ अड़ पहाड़, ठीक है, ध्यान रखना है। ये अड़ है, ये ड है, ये अंग है। और आप यहां पर देखो कि द्विगुण व्यंजन भी ड और ढ से ही मिलकर के बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि भाई मूल व्यंजन तो बाबू आपने बता दिए, स्वरों की संख्या भी आपने बता दी, मुझे ये बताओ कि कुल व्यंजन कितने हैं। आपसे पूछेगा कुल व्यंजन कितने हैं, टोटल व्यंजन हमारे कितने हो जाते हैं। तो व्यंजन कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से। तो 25 4 29 4 33 तो ये हो गए थे। 33 में 2 और जोड़ो, कितने हुए, 33 में 2 जोड़ने से हुए 35, 35 और 4 कितने हुए 39, और 1 40 आपके टोटल व्यंजन हो गए। कुल व्यंजन आपके हो गए कितने, 40। पहले ये 39 हुआ करते थे। अब मैं आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय की उसी पीडीएफ पर ले चलता हूं जहां पर सारी बात आ जाएगी। आपने देख ही लिया था कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार तो 11 स्वर हैं, परंतु भर्ती बोर्ड ने क्या काम किया, भर्ती बोर्ड ने अयोगवाहों को भी इसमें जोड़ दिया और 13 बना दिया, वो बात अलग है। अब आप यहां पर देखो, ये पूरी की पूरी वर्णमाला इन्होंने दे रखी है। यहां पर ये आपके सारे मूल व्यंजन हैं। मूल व्यंजन आप देख सकते हैं कहां से कहां तक है, ठीक है। ये म हो गया आपका, ये 25 तो यहां तक हो गए, देखो। उसके बाद य र ल व 4 ये हो गए बाबू, और ये आपके श श श 4 ये हो गए। तो 25 4 29 4 33 ये हो गए। और आप बाकी के जोड़ लो। तो एक पीडीएफ हमारे पास और है जिसमें आपको ध्यान रखना है। देखो स्पष्ट रूप से लिखा है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मैं सही पढ़ा रहा हूं, इस बात की ये गवाही देता है। और व्यंजनों की कुल संख्या तो यहां पर कितना आ जाता है, 40। यानी कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि एग्जामिनर अगर कल को गड़बड़ करने लगे तो हम पकड़ सकते हैं भाई कि देखो यहां पर लिखा हुआ है और आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय से ऊपर नहीं आते। बहुत सारी बुक्स में आपको 43 मिलेंगे, 45 मिलेंगे, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, पर जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो यही है, इससे ऊपर चीजें नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने इन चीजों को समझा, पूरी संख्या को समझ लिया है। अब हम चलते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको एक चीज बहुत शानदार समझाना चाहता हूं। हमने अभी अभी यहां पर देखा, आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये अयोगवाह क्या होते हैं, किसको कहा जाता है अयोगवाह। हमने अभी तो देख लिया था कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है, 2 है। ये इसमें एक तो ये है अंग और एक ये है अह, ठीक है, ये अह। ये अयोगवाह क्या होता है ना, ये अयोगवाह क्या कहलाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात हमको समझ में नहीं। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं बाबू, द्विगुण व्यंजनों को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। हाँ, अगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार स्वर पूछेगा तो 11 लगाने हैं। अब अयोगवाह शब्द को थोड़ा सा देखो। जब भी मैं किसी टॉपिक को शुरू करता हूं तो उस शब्द की गहराई पर जाता हूं और आपको इन शब्दों की गहराइयों का मतलब क्या है कि उनके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर बहुत डीप पढ़ा दिया। भाई कुछ भी डीप नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऊपर है। अगर कभी डीप पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कम से कम 10 दिन तो वर्णमाला ले जाएगी, बट कॉन्सेप्ट ऐसे कि दिमाग खुल जाए, दिमाग की बत्ती जला दे। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ये पूरा का पूरा जो शब्द है, ये अ उपसर्ग है, उसके साथ योग शब्द है और उसके साथ में वाह है ना, वाह यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था कि अ तो होता है बाबू उपसर्ग। अ तो क्या होता है, उपसर्ग होता है। योग का मतलब होता है मिलना,
योग का मतलब क्या होता है? मिलना या मिलन। और वाह का मतलब होता है वहन करना, है ना, बियर करना। कहते हैं ना कि वहन करो, बियर करो, तुम इसको बियर करोगे, तो वहन करना, इसका अर्थ होता है वहन करना। तो यहीं से इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकलता है कि उपसर्ग है ये अ, और इसका अर्थ क्या होता है मैंने बताया था, ये नहीं की सेंस में जाता है। किस अर्थ में जाता है? अ जो है ये नहीं के अर्थ में जाता है, कि यानी कि जिनका अयोग, यानी कि जिनका मिलना नहीं होता, न स्वरों से न व्यंजनों से। यानी कि यहां पर ये बात कही जा रही है कि अयोग वाह जो हैं आपके अंग और अ, ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है, इनका मेल मिलाप किसी से नहीं होता। ये जाते हैं स्वरों की तरफ, तो भैया हमको भी रख लो, तो कहता है चल 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 यहां से निकल निकल निकल। व्यंजनों की तरफ जाते हैं तो भी कह देते हैं निकल निकल निकल। तो ये कहीं के नहीं, ये ना घर के हैं ना घाट के हैं। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर लिखो कि जिनका योग ना स्वरों से है ना व्यंजनों से, जिनका योग ना स्वरों से है, ना स्वरों से है और ना व्यंजनों से, और ना व्यंजनों से, ना व्यंजनों से है, व्यंजनों से है, उनको अयोग वाह कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये परिभाषाएं हैं जो आप कह रहे थे, जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं, जो स्वर न स्वर हैं और न व्यंजन हैं, ये न स्वरों में आते हैं और न व्यंजनों में आते हैं। भर्ती बोर्ड ने पता नहीं क्यों इसमें इनको टिका दिया, ना व्यंजन है, ना व्यंजन है। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको जाननी है। और यहां पर ये वाह शब्द जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक पूरी परिभाषा इसकी यहां पर मैं लिखूंगा, आप यहां पर नोट करिएगा। वाह का मतलब क्या है? वहन करना। वहन करने का मतलब है भार लेना, भार ग्रहण करना, वहन करना, भार ग्रहण करना। किसका? तो स्वरों का और व्यंजनों का। तो इसका मतलब यहां पर यह हो जाता है कि ये स्वरों के साथ स्वर, स्वरों के साथ स्वर, स्वरों के साथ स्वर और व्यंजनों के साथ, और व्यंजनों के साथ, और व्यंजनों के साथ व्यंजन हो जाते हैं, और व्यंजनों के साथ व्यंजन हो जाते हैं। हैं तो कुछ नहीं है, पर ये जिसके साथ भी जाते हैं उसके जैसे ही हो जाते हैं। जैसे टटपूंजिया कोई घूमता रहता है तो जिस जैसा वो रहता है उसी के साथ में वो हो जाता है। तो एक मोटी मोटी परिभाषा अगर मेरे प्यारे लिखना चाहें आप, तो यहां पर मेरे साथ लिख सकते हैं अयोगवाहों के संदर्भ में। यहां पर मैं परिभाषा लिख देता हूं, जिससे पहले तो मैंने समझा दिया आपको। तो यहां पर लिखो, वे वर्ण जो न स्वर हैं न व्यंजन है, न स्वर है न ही व्यंजन है, न ही व्यंजन है, जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, पर स्वरों के साथ स्वर, पर स्वरों के साथ आने पर स्वरों के साथ आने पर स्वर, आने पर स्वर, और व्यंजनों के साथ आने पर, और व्यंजनों के साथ आने पर, व्यंजनों के साथ आने पर, व्यंजनों के साथ आने पर, मेरे साथ नोट करते जाएं, आने पर व्यंजन हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। स्वरों के साथ स्वर और व्यंजनों के साथ व्यंजन हो जाते हैं, उनको अयोगवाह कहा जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये क्या है? ये है अंग और अह। थम्स अप भेजो अगर आपको सब चीजें क्लियर हो गई हो। बहुत मजा आने वाला है, अभी तफरी चलेगी और क्लास में कंटेंट भी समझ में आएगा। हाँ बताओ। हम्म। हाँ बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, तो आपको अयोगवाह देखो हम इस तरह से पढ़ेंगे जिससे जिससे जब प्रैक्टिस भी आप करोगे आपको मजा आएगा। और प्रैक्टिस सेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा जो नींद उड़ा दे ऐसे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। एक पॉइंट मैं और बता देता हूं इसमें आपको, ये जो आपका रहता है, ये जो अंग रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसी को आप बिंदी कह देते हो, भाई ऊपर की बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ।
क्योंकि इसका स्वरूप जो रहता है वो ये वाला रहता है, ये वाला। जैसे उदाहरण देखो किस तरह से दिखाई देता है, और इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। छंदों की मात्राएं जो आपको स्पष्ट नहीं होती, मैं बहुत अच्छे ढंग से इसलिए क्लियर इसको कर रहा हूं एक एक चीज को, क्योंकि छंदों की मात्रा भी बाबू यहीं से क्लियर होगी, संधि भी इसी टॉपिक से क्लियर होगी, क्योंकि ये सब चीजें क्लियर होंगी तभी आगे के टॉपिक हमको शानदार समझ में आएंगे। और जब मैं छंदों की मात्रा लगानी आपको सिखाऊंगा, जिंदगी भर अगर आप भूल जाओ तो मेरा नाम बदल देना, ये बात ध्यान रखें। उदाहरण में जैसे हमने लिखा यहां पर अंक, ठीक है, ये अंक लिखा, जैसे हमने यहां पर लिखा घंटा, जैसे हमने यहां पर लिखा पंख, है ना, पंख आदि आदि। तो ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिंदियां जो दिखाई दे रही हैं, ये वाली, यही क्या है, यही आपका अनुस्वार है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। साथ में अगर आप इसकी बात करो कि गुरुजी या मास्टर जी या भैया या भाई, है ना, और याडी, ये अगर आप कहो तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं आपका विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग। तो विसर्ग को हम कैसे दिखाते हैं, विसर्ग को हम दिखाते हैं ऐसे, विसर्ग को हमारे द्वारा दिखाया जाता है ऐसे, ये दो बिंदियों के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें, शब्द है उदाहरण, पेपर में आता है वो लिख देता है उदाहरण, उदाहरण वर्तनी गलत है, उदाहरण शब्द है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जैसे ये क्या लिखा है, ये लिखा है, अगर इसको पढ़ोगे तो ये प्रात पढ़ा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, प्रात पढ़ा जाएगा। परंतु जैसे ही इसमें विसर्ग आ जाएगा लाला, तो ये प्रातः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रातः, ये क्या हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं भाई दुख हो रहा है, भाई मुझे तो बहुत दुख हो रहा है भाई, भाई बहुत दुख, दुख नहीं होता है, आपको दुख हो रहा है इसीलिए आपको समस्या बनी हुई है, यह है दुख, क्या है, दुख। यहां पर ये विसर्ग है, ये सही वर्तनी है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अनुस्वार का जब भी उच्चारण होता है, उच्चारण किसको कहते हैं, बोला जाना, उच्चारण मतलब बोले जाना, प्रोनंसिएशन। उच्चारण में ह का स्वर आता है, किसका, ह का स्वर आता है, ह की आवाज आती है, ऐसे लिख लो, ह की आवाज, ह की आवाज आती है, ह की आवाज आती है। आप बोल के देखो मेरे साथ, बोलो, अब तो मैं आपको बुलवाऊंगा, ये बोल के देखना एक बार, प्रातः, बोलना जल्दी बोलो, प्रातः, हाँ, नमः, बिल्कुल, नमः धनकारः, नमस्कार वो आएगा उसमें। तो प्रातः बोलो मेरे साथ एक बार, प्रातः, ये ध्यान रखो। और ये है दुख, इसको ऐसे पढ़ा जाता, दुख, दुख, थोड़ा रुका जाता है, दुख, ये ध्यान रखो, इसको आपको समझना है। तो ह की ध्वनि यहां पर हमको निकलती हुई दिखाई देती है। इज दैट क्लियर? आपको स्वरों, आपको वर्णों की संख्या में और अनुस्वार में क्या कोई प्रॉब्लम है, एक बार मुझे बताइए, फिर मैं आपको अगली यात्रा पर लेकर चलता हूं, जो है उच्चारण स्थान, जहां से बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बताओ, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू दीवान जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, हैप्पी बर्थडे डियर दीवान जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो जन्मदिन है वो वर्दी के साथ आप बिताएं, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये हमारा ऑपरेटर के लिए भी है, एसआई के लिए भी है। तो उन्होंने कहा कि सर ये बैच आप केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहे हो। मैंने बोला कि यूपी एसआई का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग होने का मतलब लेवल अलग होना नहीं है, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो टॉपिक सेम है। यूपी एसआई में कुछ टॉपिक और एक्स्ट्रा आते हैं, बहुत गंभीरता से पूछी जाती है, ये कहने का मेरा आशय था। अब मेरे बाबू, हम यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान, और यहां से प्रश्न आता है और सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा अब जब मैं स्वरों के उच्चारण स्थान से बात करूंगा, और जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, यहां से प्रश्न आता है, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों का उच्चारण स्थान का मतलब क्या है, ये जो उच्चारण स्थान है यानी कि जहां से बोले जाते हैं, जहां से बोले जाते हैं। अभी हम चीजों को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। स्वर, चलो, स्वरों का उच्चारण स्थान जहां से बोले जाते हैं, फिर हम स्वर को एक क्रम से समझेंगे।
जहां से बोले जाते हैं। ये भी क्लियर कर लें, फिर हम स्वर की परिभाषा देते हुए, क्योंकि परिभाषा तो आपको समझ में आई गई है, परिभाषा देते हुए चीजों को हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप फिर हम चीजों को विभाजन करते चले जाएंगे कि मात्रा के आधार पर शब्द, उच्चारण के आधार पर शब्द, ये चीजें जहां से बोले जाते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं बाबू, यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक चांद सा रोशन चेहरा बना लेते हैं, एक चांद सा रोशन चेहरा। ये लो जी, क्या कहें, इधर डोनाल्ड ट्रंप बन गया भाई। ये बहुत देखना जरूरी है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप बन गया हमारा। हेलो गाइस, ये तू 500 टैरिफ 500% टैरिफ लगाने वाला है। देखो ये है हमारा मुंह, और मुंह में ये है ऊपर की छत। ये क्या है? ये मुंह है और मुंह में ये ऊपर की छत है। अब ये ऊपर की छत मैंने क्यों बनाई? देखो ये जो हिस्सा होता है ऊपर टक्कर वाला, ये ऊपर वाला जो, एक सेकंड दोस्तों। हाँ इसके बाद इसके बाद हम क्या काम करेंगे? इसके बाद हम क्रमशः चलेंगे। अब ये बेसिक चीजें मैं आपको बता दी सारी की सारी आगे। अब हम क्रमशः चलेंगे। अब हम वर्णों का भेद औपचारिक रूप से बताएंगे, उसके बाद स्वरों की बात करेंगे, स्वरों की मात्रा की बात करेंगे, उसके बाद हम स्वरों के विभाजन पर फिर व्यंजन पर जाकर के इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो ये हमारा बना हुआ है। देखो इनको आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं। ये क्या है? अब यहां पर मैं पॉइंट लगाता चला जाऊंगा। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, एक पॉइंट ये वाला याद रखना है, ये वाला एक पॉइंट ये वाला याद रखना है। ये हमारे यहां पर क्या आ गए? ये हमारे आ गए दांत, और ये आ गए हमारे होठ। ये क्या है? ये हो गए हमारे होठ। ठीक है, अगर भाई किसी के होठ ना हो तो बता दियो, बुरा ना मानिए, ना बुरा ना मानो, होली है। तो ये वाला स्थान क्या कहलाता है? ये वाला स्थान कहलाता है कंठ, यानी कि गला। और मुंह के ऊपर की जो दीवार होती है, बहुत ध्यान से समझें, बहुत प्यार से मेरी एक एक बात समझें, क्रिस्टल क्लियर। ये मुंह के ऊपर की जो दीवार होती है, समझ गए? अरे जिंदगी में गर्मा गर्म चीजें तो खाई होंगी, जलेबी खाई होगी, पिज्जा खाया होगा। तो जहां पे जल जाता है और बाद में जब आप वहां जल जाता है तो वहां की खाल छिल जाती है, जिसका ऐसे करते रहते हो, जिसको घुमाते रहते हो, जिसको निकालते रहते हो। तो ये वाली जो छत है, इसका जो पिछला भाग होता है ये तालू कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तालू कहलाता है। इसका अगला भाग मूर्धा कहलाता है, बिल्कुल जो टॉप नॉच है। अगर हम सीधे यहां से हाथ उंगली डालें और सीधे ऊपर लगाएं, अभी तो लगा नहीं सकते हैं, यहां से ये मैंने तो लगा दी, ये वाला जो सीधे टक्कर है ये मूर्धा है, इसके पिछले वाला भाग आपका तालू है। तो अब यहां पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, और यहां पर हम स्वरों को लिख लेते हैं। हमारे कौन कौन से स्वर हैं? तो बाबू हमारा ए है और हमारा आ है, ये स्वर है, बहुत ध्यान से समझें। उसके बाद यहां पर ई है और उसके बाद ई है, देन यहां पर ऊ, उसके बाद यहां पर री है, उसके बाद यहां पर एक साथ ए और ऐ। ये आपको क्लियर होगा तो आप स्वरों के वर्गीकरण में मार नहीं खाओगे, एकदम पकड़ जाओगे। और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? यहां पर हमारा ओ आ जाएगा और यहां पर हमारा औ आ जाएगा। इस चीज को समझो। तो आप मेरे साथ बोल करके देखो कि ए और आ कहां से निकलते हुए महसूस हो रहे हैं। ध्यान से बोलो मेरे साथ, मेरे साथ बोलो। ए है ना, वैसे तो शुद्ध उच्चारण अ होता है, ठीक है, अ बोलो, तुम ए मत बोलो, बोलो अ, बोलना एक बार अ। तो ये आपको यहां से इस कंठ से निकलता हुआ महसूस होगा। उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से। अ रखो, तुरंत एक एक चीज महसूस होगी। अ और तुरंत बोलो आ, अ आ, दोनों कंठ से निकल रहे हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ आना है। ए और आ जो हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट के दो वाले जो हैं उनमें काम आएगा। कंठ से इसका उच्चारण होता है, गले से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद आ जाओ हमारा यस और नो। यस और नो, कंठ से हुआ कि नहीं हुआ? बात सही है कि नहीं? मैंने झूठ तो नहीं बोला? जल्दी बताओ, कहां से हुआ? यस और नो, कंठ से हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आंसर करो। शानदार मेरे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब चलते हैं ई और ई। अभी महसूस करना, मेरे साथ बोलो। अगर लाइब्रेरी में हो तो थोड़ा धीरे बोलो, मेरे साथ बोलो। ई, ये क्या है? छोटी, ये ह्रस्व स्वर है तो जल्दी बोला जाता है। ई, ये है ई। जैसे ही ई बोलोगे, जैसे बोलोगे ई और जैसे ही बोलोगे ई, तो महसूस करना ये ऊपर वाली जो दीवार है, इसमें पीछे की तरफ ये
उच्चरित होता हुआ महसूस होगा। देखो बिल्कुल यहां पर आपको महसूस होगा, जैसे बोलोगे ई और ई, ई और ई, तो ये तालु से उच्चारण हो रहा है इसका, और पेपर में सीधे पूछता है कि ई या ई जो है इसका उच्चारण कहां से होता है, तो तालु से इसका उच्चारण होता है। बात समझ में आई। उसके बाद हमारा जो उ और ऊ है, इसका उच्चारण कहां से होता है, इसका उच्चारण कहां से होता है, तो ध्यान रखें, जब बंदर, सर्दी पड़ रही है बहुत बढ़िया वाली, और बंदर को ठंड लगती है, भूख लगती है, तो घर पे आके बैठ जाता है। बंदर कैसे करता है, क्या कहता है, रोटी खाएगा, तो ऊ बोला जा रहा है, ऊ और ऊ और ऊ, तो होठों से, कहां से, होठों से, ओष्ठ से इसका उच्चारण हो रहा है। कहां से हो रहा है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो उ और ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओष्ठ, तो ओष्ठ को ही होठ कहा जाता है। ठीक है, इसी को होठ कहा जाता है। बहुत ध्यान से इसको देखें और इसको समझें। उसके बाद जो री है, जो री है, जैसे भोलानाथ तिवारी एक बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं, वो आपके री को स्वर ही नहीं मानते, बट वो बात मैं यहां पर बताना जरूर नहीं समझता हूं, पर ध्यान यहां पर रखें, आप ध्यान से मेरी बात आपको समझनी है। जो री है, बोल के देखो मेरे साथ, री इस ऊपर, मुंह के ऊपर वाली छत में आपको महसूस होगा तुरंत अभी। बोलो री, 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 री जैसे बोलेंगे तो ये मूर्धा में महसूस होगा। कहां पर, ये मुंह के ऊपर वाली छत में आपको महसूस होगा, मूर्धा में। और बाबू अब पेपर में जो 2 नंबर देगा या 2.5 नंबर देगा, वो है आपका ए और आई। आप पेपर में इनको याद तो कर लेते हो कि भाई ए और आई जो हैं वो कंठ तालव्य हैं, ओ और औ जो हैं वो कंठ तालव्य हैं, बट कैसे, ये भी तो बात सिद्ध होनी चाहिए। तो आपको मैं एक खेल सिखाता हूं, कहो खेल वाले, आप कहोगे खेल वाले, एक खेल सिखा दो। मैं कहा भाई चलो सिखा देते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा ए, तो जो ए होता है ना बाबू, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ए होता है इसका निर्माण अ और ई के मिलने से होता है। किससे होता है, अ और ई के मिलने से होता है। ध्यान से, ए का निर्माण, अगर आप इनको देखोगे, यही चीज संधि में खेल करती है, यही चीज समझ में आनी चाहिए। आप इन दोनों को तेज तेज बोलो, अ ई आई 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 आई, ए, ये ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा कि ए का उच्चारण स्थान क्या था, ए का उच्चारण स्थान कंठ था और ई का उच्चारण स्थान तालु था। तो ए का निर्माण कंठ और तालु के मिलने से होता है, इसलिए ये कंठ तालव्य हैं। क्या है, ये कंठ तालव्य हैं, पेपर में आता है। ठीक है, ये हमारे कंठ तालव्य हैं। और आप बोलोगे सर आई का निर्माण किससे होता है, तो आई का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है। तो अ का निर्माण कंठ से हो ही रहा है और ए का निर्माण कंठ और तालु से हो रहा है, तो ये कंठ तालव्य क्या है, कंठ, कंठ तालव्य आपके कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। क्यों होता है कंठ तालु से, उसका कारण यह है कि ए का निर्माण अ और ई से होता है। अ का उच्चारण कंठ से हुआ, ऊपर मैंने सिद्ध किया, और ई का उच्चारण तालु से हुआ, यह भी सिद्ध हुआ। इन दोनों से मिले होने के कारण ए और आई का निर्माण कंठ तालु से होता है। साथ में आपका जो यहां पर उच्चारण है ओ और औ, इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। इनको कंठ ओष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंठ ओष्ठ कहा जाता है। अब ये तो आपने याद कर लिया कि कंठ ओष्ठ कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है ये भी तो ध्यान कर लो। तो ओ का जो निर्माण है ये अ और ऊ के मिलने से होता है। किससे होता है बाबू, अ और ऊ के मिलने से होता है। और अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान आपके होठ हैं, ओष्ठ हैं। तो कंठ और ओठ को मिलाकर के कंठ ओष्ठ ही तो बनता है। तो इसीलिए ओ का और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों हैं। और यहां पर औ को अगर आप यहां पर देखें तो औ का निर्माण जो है वो अ के और औ ओ के मिलने से बनता है। अ ओ आओ 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 आओ। अब आपको लग रहा होगा कि किसी जीव को बुलाया जा रहा है, पर नहीं, अ और ओ तो औ हो जाएगा। तो आपके सामने पूरा का पूरा उच्चारण स्थान आ गया। ए आ का कंठ है, ई और ई का तालु है, ऊ का ओष्ठ है, री का मूर्धा है, ए और आई का कंठ तालु है, ओ और औ का कंठ ओष्ठ है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार 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 पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर, बताओ।
बताओ, समझ में आ गया उच्चारण स्थान? हाँ। प्रदीप भास्कर, प्रदीप भास्कर कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार भाई ऐसा तो मत करो। मेरे को कोई नहीं कहता ऐसा। हाँ, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर मैं समझा रहा हूं। अब भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका कारण ये है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या मेरी कमी है तो आप बताओ मुझे, अभी मैं ठीक कर दिया तो देता हूं। हाँ, एक एक चीज कैसा समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूं, एक एक चीज, मजा आ जाएगा। अभी मेरे साथ चलो तो। हाँ, मेरे साथ चलो तो सही, मेरे साथ थोड़ा दौड़ो तो सही। तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, स्वरों, अब हम वर्णों की थोड़ी सी औपचारिक बात कर लेते हैं। यद्यपि हमको पता ही है, यद्यपि हमको पता ही है कि वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के हैं, जिसमें स्वर हैं, व्यंजन है। और स्वरों की और व्यंजनों की परिभाषा मैं आपके समक्ष लिखूंगा, फिर स्वरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अब औपचारिक तौर से, क्योंकि देखो शुरुआत से शुरू करते हैं तो चीजें रहती हैं। यहां पर हम इसमें लिखेंगे वर्ण के भेद। क्या लिखेंगे? वर्ण के भेद। सबके अपने अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं बाबू। देखो, आरडब्ल्यूए में जितने भी टीचर हैं, मैथ्स के भी बहुत सारे टीचर हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के भी टीचर हैं, हिंदी के भी टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के। आरडब्ल्यूए का हर एक टीचर एक दूसरे की आत्मा है। आप ये ना समझें कि हिंदी पढ़ाने वाले टीचर मतलब नवीन सर हैं, ममतेज सर हैं, मैं हूं, शिवानी मैम हैं, सचिन सोलंकी सर हैं, अन्य अन्य टीचर हैं। सब एक ही हैं, अलग अलग कोई नहीं है, और सबकी आत्मा एक है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि उनसे उनसे उनसे, सब एक ही है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, ये पूरे आरडब्ल्यूए की सौगंध है। ठीक है, और ये प्रयास रहता है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू? वर्ण के भेद होते हैं दो, दो भेद होते हैं। अब दो भेदों में पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है स्वर, और दूसरा भेद कौन सा माना जाता है? दूसरा भेद माना जाता है आपका व्यंजन। दूसरा भेद कौन सा माना जाता है? आपका व्यंजन माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले इस स्वर को लेकर के चलते हैं और स्वर को समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। क्या स्वर किसे कहा जाता है, इसकी एक औपचारिक चर्चा हमारे द्वारा अब की जा रही है, और आगे फिर इसके वर्गीकरण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आप हेडिंग डालिए स्वर। क्या डालिए? हेडिंग डालिए आप लोग स्वर। इसको अंग्रेजी में वॉवेल कहा जाता है। तो स्वर किसे कहते हैं, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिलेंगी। आप कभी मेरे पास आना चाहें तो आप आके देख सकते हैं। मेरे पास कम से कम 20 से 25 किताबें हिंदी व्याकरण की है, और उसमें भी डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर विवेक, और आपके कामतानाथ गुरुजी, आपके भोलानाथ तिवारी, और आपके अन्यान्य बहुत सारे ग्रंथ, आपके स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जो प्रसिद्ध वैयाकरण हैं, जिन्होंने शोध के साथ चीजों को लिखा है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज की परिभाषा देते हैं। परंतु हमको यहां पर उन विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं नहीं देनी है। हमको यहां पर परिभाषाएं या डेफिनेशंस जो देनी है वो एग्जामिनर के हिसाब से देनी है कि एग्जामिनर कैसे कर सकता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर आप परिभाषा में सीधे सीधे लिखिए कि स्वर वे वर्ण हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। यह परिभाषा सबसे सटीक है। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। आपकी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि परिभाषा लिखा करो। हालांकि अगर शॉर्ट में भी चीजों को लिखा जाए तो वो बहुत अच्छे समझ में आती हैं, और नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट बनते हैं, बड़े शानदार बनते हैं। पर आपकी इच्छा है तो मैं आपका सेवक हूं, आपकी सेवा में सदा हाजिर हूं। हाँ, ठीक है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझनी है। अब एकदम से किसी के दिमाग में आ जाएगा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने का क्या मतलब है। क्या जब हम स्वर बोलते हैं ए, आ, ई आदि आदि बोलते हैं तो हम ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ए, आ, ई, इसका ये मतलब थोड़ी है हमको कोई पकड़ के नहीं रखता। और जब हम क बोलते हैं, बस छोड़ दे मुझे क बोलना है, इसका मतलब ये थोड़ी है। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने का मतलब ये है, दो मतलब निकलते हैं स्वतंत्र रूप के।
दो मतलब निकलते हैं। पहला पहला इनके उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय वायु मुख में अटकती नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं, अटकती नहीं है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या है? कहीं पर अटकन ना हो, कहीं पर कोई पकड़े ना, यही तो मतलब होता है स्वतंत्र का, यही तो मतलब होता है। और दूसरा मतलब क्या होता है स्वतंत्र? देखो, स्वतंत्र का एक मतलब तो यह है कि आप जहां कहीं जाना चाहें जा सकते हो, यही तो फ्रीडम का मतलब होता है। और दूसरा एक मतलब यह होता है, स्वतंत्र का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है? परतंत्र। स्व मतलब अपने, तंत्र मतलब सिस्टम में, जो अपने सिस्टम में रहता है, अपनी के तारीफ करो, ऊपर वाले से मैं डरो, ऐसा वो स्वतंत्र है। और परतंत्र, जी मालिक, जी हुजूर, जो दूसरे के, पर मतलब दूसरा, और तंत्र मतलब सिस्टम, दूसरे के सिस्टम में जो बंधा हुआ है, दूसरे के जो अधीन है वो। तो स्वतंत्र का पहला मतलब है इनका उच्चारण करते समय, करते समय, माफी चाहता हूं, इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय वायु मुख में अटकती नहीं है, पहला तो ये मतलब है। और दूसरी बात है, इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता, अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप से ही बोले जाते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र रूप का मतलब है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसका मतलब है इनका, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में कहीं भी अटकती नहीं है, सीधे बढ़िया तरह बाहर निकलती है। और इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बिल्कुल व्यंजन को आप देखोगे तो व्यंजन की परिभाषा ही यही है प्यारे, कि जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, या जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी संख्या के बारे में अगर बात करें, वैसे तो हम कर ही आए हैं, पर फिर भी हम यहां पर लिख देते हैं। तो संख्या के बारे में वही पंक्ति एक बार रिपीट कर लें। अकॉर्डिंग टू, पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पर मैं यहां पर स्पष्ट रूप से लिखूंगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इनकी संख्या कितनी है बाबू? इनकी संख्या है 11। कितनी है? 11 है। पर यहां पर मैं लिखूंगा, यहीं पर स्पष्ट रूप से लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा बिल्कुल, पेपर में यदि आए, पेपर में यदि आए तो 13 बताना है। ये बात ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में यदि आए तो 13 बताना है, और ये PYQ है। यहीं पर आज हम अपनी क्लास को रखते हैं। आशा करता हूं आपको मेरे साथ क्लास में बहुत मजा आया होगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार 11, और पेपर में अगर आए तो 13 ही लगाना है बस, क्योंकि अगर इन्होंने दोबारा से 11 माना तो हम इनको पकड़ लेंगे तुरंत। क्या करता है बाबू क्या करता है? ठीक है, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरे साथ में अब थोड़ा सहज महसूस हो रहा होगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जैसे हम अन्य टीचर से पढ़ते रहते हैं ना, तो उनका तरीका हम उनके तरीके से वो हो जाते हैं, ढल जाते हैं, और फिर एकदम से चेंज आता है तो दिक्कत होती है। पर आप चिंता मत करो, ममतेज सर में, मेरे में, नवीन सर में, बाकी अंकित सर ने भी हिंदी पढ़ाई है, हम में कोई अंतर नहीं। और हम सबका एक लक्ष्य है कि हर एक सीट हमारे बच्चे भरें, हर एक सीट पर हमारा बच्चा हो। जो हम पे विश्वास कर रहा है वो है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जिस एनर्जी से क्लास आज चल रही है, इसी एनर्जी से लास्ट क्लास भी होगी, इस बात का ध्यान रखना। और शानदार प्रैक्टिस सेशन भी आपके समक्ष साझा किए जाएंगे। ये है दीवान जी 2.0, जो आज 13 तारीख का भी ये पूरा होता है। केवल कल का, आज का और कल का दिन आपके पास शेष है, जब आप इसको डिस्काउंटेड मूल्य पर ले सकते हैं मेरे प्यारे। ये वैसे 799 का है, 15 तारीख से 799 में आपको लेना पड़ेगा यदि आप लेना चाहेंगे। तो इतनी देर क्यों करनी? अब तक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि शानदार टीम, एक नंबर की टीम आपको अंकित सर ने दी है। तो 639 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस, बोर्ड PDF, डाउट ग्रुप, मॉक टेस्ट और दीवान जी बैच आपको इसके साथ में निःशुल्क मिल रहा है, पहले वाला।
ठीक है, ले कैसे सकते हैं? तो RWA ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर पेड क्लासेस, उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां पर अप्लाई कूपन करेंगे, 799 लिखा रहेगा, अप्लाई कूपन करेंगे। अप्लाई कूपन करने के बाद UPP20 करेंगे तो तुरंत ये 799 का 639 हो जाएगा, उसको पे ऑनलाइन करके आप कर सकते हैं। दिस इज योर टाइम टेबल। अब शानदार रीजनिंग की क्लास लेकर के आ रहे हैं राहुल शर्मा सर, उसके बाद आपकी 11 बजे दीपक भाटी सर लेके आएंगे मैथ्स की क्लास, उसके बाद 1 बजे अजीत सर आपकी शानदार पॉलिटी क्लास लेंगे, 3 बजे ज्योग्राफी की क्लास ले रही होंगी आरुषि मैम, उसके बाद UPGK की क्लास 5 बजे ले रहे होंगे श्री केशपाल सर, और शाम को 6 बजे आज ये फर्स्ट क्लास है, ये सब क्लासेस आप देखिएगा, सोनवीर सर स्टैटिक जीके लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तो सबको बहुत प्यार दीजिए और बहुत गंभीरता से पढ़िए। आइए हम शरीर पर वर्दी पहनने की और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको क्लास कैसी लग रही है। मैं हूं राम भारद्वाज, भूलिएगा नहीं, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज, बाय।